समकालीन हिंदी साहित्य के देदीप्यमान लेखकों में बलराम अग्रवाल जी एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। लघु कहानियाँ लिखने में तो उन्हें सिद्धहस्त माना जाता है। एक कथाकार होने के साथ साथ वो एक अनुवादक भी हैं। साहित्य निधि में आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी काला समय। घर के भीतर लाश थी, गृहपति नरसिंह की लाश। रोते छाती और सिर पीटते परिवारजन थे। तहकीकात में मशहूर पुलिस थी, कुत्ते थे, बाहर भीड़ थी, डरे और सहमे लोगों की भीड़, जानने और बताने को उत्सुक जिज्ञासुओं और वाचकों की भीड़, अफवाहें बुनते और सुनते लोगों की भीड़ जिसे कुछ भी पता नहीं था सिवा इसके कि सामने वाली कोठी में कल रात कुछ डकैत घुस आए थे और एक आदमी को मार गए। इस हरामजादे ने बेमतलबी टंटा बढ़ा दिया। कोठी पर तहकीकात में शामिल एक पुलिसमैन अपने साथी से कह रहा था, आखिर कितना लूट ले जाते वे? लाख, 2 लाख, 10, 20, 25 लाख? पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा जाता है यादव, साथी बोला। इतनी आसानी से दिया भी तो नहीं जाता। भाई जान है तो जहान है राणे, यादव बोला। अपनी जान देकर आखिर किसके लिए बचाया इसने पैसा? बोल। साला खुद तो मरा ही, हमारी भी मशक्क़त का इंतज़ाम कर गया। राणा उसकी इस बात पर बुरी तरह खींच गया। कुछ देर तक तो उसके चेहरे को देखता रह गया, फिर बोला, यार एक आदमी जान से गया और तू है कि अपनी मशक्क़त का रोना रो रहा है। ना रोऊं? ये अगर जान ना देता तो थाने में छोटी मोटी डकैती की रपट लिखी जाती बस, यादव बोला। लेकिन अब भाई तू इमोशनल टाइप की बातें करता है और मैं प्रैक्टिकल टाइप की। मैं सीओ साहब आ रहे हैं। उसकी बात को बीच में काट कर राणा अचानक फुसफुसाया और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। हेलो राणा, सीओ साहब ने जीप से उतरते ही उसकी ओर देखकर पुकारा और कुछ पूछने जैसा संकेत करते हुए आगे बढ़ाए। गुड मॉर्निंग सर, फुर्ती के साथ सैल्यूट मारकर राणा बोला। कोई खास बात नहीं, लेकिन उन्हें एक ओर ले जाकर उसने उनके कान में कहा, ये पता चला है कि नरसिंह को गोली लगते ही घर की औरतें बुरी तरह दहशत खा गईं और उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के सेफ की चाबियां डकैतों को सौंप दी। सीओ साहब के गले से निकला। वे लोग सारी नकदी और जेवर ले गए सर। राणा ने अपनी बात पूरी की। हाउ मच? कुड यू एस्टिमेट दैट और नॉट? सीओ ने फुसफुसा कर पूछा। यस सर, यही कोई 25-30 लाख। राणा ने भी वैसे ही उन्हें बताया। उन्होंने एक बार फिर हूँ की आवाज़ निकाली और आगे बढ़ गए। वो कोठी के भीतर पहुँचे जहाँ कुत्ते बिखरे हुए और लस्त पस्त लाश को सूंघ रहे थे। राणा और यादव जहाँ थे वहीं रह गए। छानबीन के नाम पर तूने इसलिए चाबियाँ ली थी औरतों से? एकांत पाकर यादव ने तैश भरे अंदाज में राणा से पूछा। हालांकि उसका स्वर बहुत तेज नहीं था, पर तीखा खूब था। चेहरा पूरी तरह कस गया था। कीप क्वाइट यादव। उसके ऐसे तेवर देखकर राणा मुकाबले के लिए तैयार अंदाज में बोला, मैं फालतू की प्रैक्टिकलिटी में विश्वास नहीं रखता। अरे तू तो यार डाकुओं का भी बाप निकला। मना करने के बावजूद यादव आश्चर्य भरे स्वर में बोला, जो चीज़ साले डाकू नहीं ले जा पाए वो। शट अप यादव, राणा लगभग चीख पड़ा। अच्छा एक बात तो बता। उसकी चीख से बेपरवाह यादव ने बोलना जारी रखा, ये स्कीम ये तेरे दिमाग की उपज थी या किसी के इशारे पर तूने ऐसा किया? सीओ साहब के या? मूर्ख आदमी, 20वीं सदी आखिरी दौर की हिचकियाँ ले रही है और ये पुलिस, भारतीय पुलिस विभाग में ये करने क्या आया है? और अगर आ ही गया है तो कर क्या रहा है यहाँ? क्या सुबह शाम हाजिरी लगा देने को, अफसरों के आगे यस्सर नोसर बोल देने को और महीने की आखिरी तारीख को वेतन ले जाकर घरवाली के हाथों में थमा देने भर को पुलिस की नौकरी कहते हैं? कई मामलों में तो परमात्मा भी भरपूर बेवकूफ़ी करता है। शेरदिल और ज़बर दिमाग लोगों को हल्का फुल्का शरीर दे देता है और भारी भरकम शरीर वाले इस यादव जैसे घटोत्कचों को दिलो दिमाग से खारिज रखता है। नहीं, परमात्मा का ख्याल मन में आते ही राणा ने बारी बारी अपने कानों को छूकर उसके प्रतिकूल अपने विचारों के लिए उससे जैसे क्षमा मांगी। उस जैसे लोग औरों के प्रति चाहे जैसे भी रहें, परमात्मा के प्रति नकारात्मक नहीं रह सकते। उसका अस्तित्व दरअसल है ही उस जैसे लोगों के कारण।
भय बिन प्रीत न होए गोसाई। बाबा तुलसीदास ने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया होगा। परमात्मा से अगर प्रीत बनाए रखनी है तो मन में भय बनाए रखने वाले काम, चोरी लफंगई करते रहना परमावश्यक हो जाता है। चुप कैसे हो गया? यादव ने उसे पुनः टोका। उसके सवाल पर राणा कुछ देर तक फिर चुप रह गया। वो यादव की ओर सिर्फ देखता रहा, जैसे कि कुछ बोलने से पहले ये सोच रहा हो कि अपनी बात वो कहाँ से और कैसे शुरू करे। कुछ इस तरह कि यादव को समझा भी दिया जाए और अपना अंदाज भी कड़वा ना हो। यादव, अनुभव और भाग्य, ये दो चीज़ें हैं जो आदमी को ऊंचा उठाने में मदद करती हैं। अंततः उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं, लेकिन अनुभव, उन्हें अपनी चेतना और मेहनत के बल पर पाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। यादव चुपचाप उसे बोलते हुए सुनता रहा। हालांकि अभी तक राणा की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। देखो, राजमिस्त्री जैसे किसी पेशे में तो तुम हो नहीं कि मसाला अगर दीवार पर लगा तो मालिक का और नीचे गिरा तो भी मालिक का। अपन को तो शाम को दिहाड़ी मिल ही जानी है, अपन का क्या लगा और क्या गिरा। पुलिस की नौकरी में आए हो तो काम को देखकर रो मत, घुसो इसके भीतर, इसे जानो, जांचो और परखो, सीखो इसमें जीने, रहने और बने रहने के तौर तरीके। क्या क्या मैं पुलिस सेवा के तौर तरीके नहीं जानता? यादव ने पूछा। बहुत सी बातें हैं जिन्हें जानना हमेशा ही जरूरी रहता है मेरे दोस्त, राणा बोला। किताबों में सब कुछ नहीं लिखा होता। आदमी का सबसे बड़ा शिक्षक समय है, उससे सीखो। यादव की समझ में इस बार भी कुछ नहीं आया। दरअसल वो बातों को सीधे सीधे कहने और समझने का आदी था, और राणा कम से कम इस समय उसे सीधे सीधे कुछ बताने का खतरा मोल नहीं ले रहा था। सो इस समय की उसकी बातें उसे रहस्य जैसी उलझी हुई लग रही थीं। हाँ, इतना वो जरूर समझ रहा था कि उसी के कैडर में, उसी के मीमों के तहत पुलिस सेवा में आया राणा इस समय तक अधिकारियों के नज़र में काफ़ी चढ़ चुका था, और इसका सिर्फ एक कारण उसे नज़र आता था, ये कि वो अपने आप को ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद पोज करता था। यादव को पोज करना कभी भी पसंद नहीं रहा। अधिकारियों के आदेश और मौकाए वारदात पर मानवता जनित कर्तव्य परायणता से अलग तुरंत न वो कुछ करता था न कुछ सोचता था। किस सोच में पड़ गया? उसे अनमयस्क देख राणा ने पूछा। कुछ नहीं, उसके मुंह से निकला। यादव, आदमी को इस धरती पर 3 प चाहिए। उसकी दुविधा को भाप कर राणा ने पुनः बोलना शुरू किया। तू बता सकता है कि वो 3 प क्या हैं? पवित्र हृदय, प्यार और परलोक। राणा ने वाक्य को पूरा करके उसे दुत्कारा। तुझे तो किसी मंदिर में बैठकर कथा वाचन करना चाहिए, और बेत या पिस्तौल नहीं, तेरे हाथों में मजीरे ही ज़्यादा अच्छे लगने थे। यह कहकर वो चुप हो गया। अफसोस इस बार उसके साफ साफ उभर आया था। जाहिर था कि यादव से वो सच्ची मित्रता रखता था, अन्यथा तो उसके भोलेपन पर वो दुखी ना होकर खुश ही होता, या फिर निष्प्रह बना रहता। मेरे भाई, यह काल, ये जिसमें तू और मैं जी रहे हैं, कलिकाल कहलाता है। कलिकाल यानी काला समय। काला कहने, सुनने, देखने और भोगने का समय। सफ़ेदी में भी काला ढूंढने का समय है ये। जिस तरह सतयुग में सत्य में रहना कालोचित था, उसी तरह अब कलि में रहना कालोचित है। जो लोग काल के विरुद्ध गति रखते हैं, काल उन्हें नष्ट कर डालता है। ये तो तूने पढ़ ही रखा है। हाँ, और ये भी कि सत्य में रहना हर काल में शांतिप्रद और कलि में रहना हर काल में कष्टप्रद। यादव बोला। खैर छोड़, राणा उसकी बात पर तपाक से बोला। ये विषय से कुछ अलग की बात हो गई। इस काल में 3 प कौन से हैं, ये मैं तुझे बताता हूँ। वे हैं पैसा, पद और प्रतिष्ठा। हम नौकरी करके जीने वालों के लिए पद का मतलब पदोन्नति भी हो सकता है, और इस पुलिस की नौकरी में ये तीनों ही कोई दुर्लभ चीज़ें नहीं हैं, बशर्ते कि कोई बोझ समझकर इसे न करे। अब देख, अपने आसपास नजरें घुमाकर और वहाँ किसी अन्य को ना पाकर उसने अपेक्षाकृत धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। ये जो नकदी और जेवर मैंने यहाँ से पार किए हैं, बहुत सोच समझकर और अपने विभाग की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किए हैं, ना कि किसी गलत इरादे से। उसकी इस बात से यादव के मुख पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैराई। गलत समझ रहा है। सुन,
उसकी मुद्रा को पहचान कर राणा ने सफाई देना शुरू किया। यूँ तो किसी घर पर डकैतों का आ धमकना और एक आध को मार भागना हमारे विभाग के लिए आम घटना है और इसे हम खास गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, लेकिन कुछ मामलों में छोटी से छोटी घटना भी पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बन जाती है। हम एक राजनीति निर्भर समाज में रह रहे हैं। छोटे से छोटे आदमी के सिर पर आज बड़े से बड़े राजनेता का हाथ अनायास ही प्रकट हो सकता है। अब इस डकैती को ही ले। यहाँ एक आदमी मारा गया। घर वालों के अलावा किसे पता है कि मरने वाले ने डकैतों को कुछ भी नहीं ले जाने दिया। अब वे अगर खुद सारा माल पार कर देते तो हमें तो वो भी ढूंढना ही पड़ता ना। हम बहुत जोर लगाते तो ज़्यादा से ज़्यादा डकैतों को पकड़ लेते, लेकिन सामान को कहाँ से बरामद करते? वो तो गया ही नहीं था। लेकिन अब कौड़ी हमारे हाथ में है। कैसे? एक बात तो तू ये गांठ बांध ले कि आज के समय में दूध का धुला कोई नहीं है। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब उन हितैषियों से है जो इस केस में खुलकर पुलिस के खिलाफ सामने आएंगे। पत्रकार और राजनेता, इन्हें बड़े आराम से चुप किया कराया जा सकता है। और दुर्भाग्य से कोई एक अगर चुप नहीं हुआ और प्रेशर अगर एबनॉर्मली बढ़ गया तो नो प्रॉब्लम। 2-4 चिरकुटों से ये माल बरामद दिखाकर हम अपने विभाग की नाक को बचा लेंगे। और अगर ना बढ़ा तो बुरा ना माने तो पर्सनल लेवल पर एक बात बोलूं? बोल। हमने खाया, डाकुओं ने खाया या इसके घर वालों ने? ये तो इसे नहीं खा पाया ना। इस साले को अपनी जान देकर क्या मिला? ले जाने देता जान तो बचती। यादव की इस बात पर राणा फिर मुस्कुराया। आदत के मुताबिक कुछ देर तक तो चुप ही रहा, फिर एकाएक गंभीर हो गया और धीरे धीरे बोला, जिन्हें जीना आता है वे पैसे के लिए कभी नहीं मरते यादव, अपने मान अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं। तो गीता का पाठ करता है, इतना भी नहीं समझता? ये नरसिंह डकैती के समय इसके सामने रहे होंगे। एक तो ये कि चाबियाँ उन्हें सौंप दे और फिलहाल मौत को टालकर जिंदगी भर इस एहसास के साथ जीता रहे कि वो बुज़दिल निकला, और दूसरा ये कि जिस तरह सिर उठाकर वो जिया है उसी तरह मर भी जाए मगर चाबियाँ ना दे। उसने दूसरा रास्ता चुना, अंतिम समय तक सिर उठाकर जीने का रास्ता। यादव, हमारे द्वारा गहने नकदी हटा लेना एक अलग हादसा है, एक कड़वे यथार्थ से जुड़ा है, लेकिन नरसिंह का मरना एक उत्सर्ग है। इस उत्सर्ग को समझने की कोशिश करोगे तो तहकीकात तुम्हें बोझ नहीं लगेगी, मज़ा आएगा इसमें। ऐसे आदमी का हत्यारा खुला घूमता रहे सड़कों पर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कभी। ये कहते कहते भावावेश के कारण उसकी आंखें सुर्ख हो आईं और यादव को वहीं छोड़कर वो दूसरी ओर को चला गया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक बलराम अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी काला समय। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।